साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका अभिवादन है, स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे साहित्य और मानव मूल्य के अंतर संबंध को ध्यान में रखते हुए आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत मानव मूल्यों की जो अभिव्यक्ति हुई है, जो प्रतिबिंबन हुआ है, उस पर हम विचार करते हैं। मानव मूल्य हम जानते हैं कि किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र के लिए वो मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रतीक भी होते हैं। मानव को मनुष्य होने के नाते क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे अपने जीवन में किन आलोक स्तंभों का सहायता लेनी चाहिए, आलोक स्तंभों की, और आलोक स्तंभों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे इतिहास में, साहित्य की सुदीर्घ परंपरा में ऐसे अनेक व्यक्ति, ऐसे अनेक उदाहरण, ऐसे अनेक घटनाक्रम, ऐसे अनेक चरित्र मौजूद हैं। हमारे साधु संत, ऋषि मुनि, तपस्वी, जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ ऐसे आदर्श स्थापित किए और यह बताया कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता उसके मूल्यों के, पारंपरिक मूल्यों के निर्वाह में है। इसलिए मूल्य जो वस्तुतः एक जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं, मूल्य जो हमें हमारे प्रेरणा देने वाले अग्रजों से प्राप्त होते हैं, परिवार से प्राप्त होते हैं, मूल्य वस्तुतः एक आदर्श जीवन के लिए संकल्प बनकर हमारे साथ जुड़ते हैं। ऐसे मूल्यों को जो जीवन के मूल्य हैं, व्यक्ति के मूल्य हैं, परिवार के मूल्य हैं, राजा के मूल्य हैं, शासक के मूल्य हैं, संबंधों में, रिश्तों में, फिर प्रवृत्तिगत मूल्यों पर अगर हम विचार करें तो प्रेम विषयक मूल्य हैं, भक्ति विषयक मूल्य हैं, राष्ट्र विषयक मूल्य हैं, मानवता और मानवता के गुणों के संदर्भ में बहुत सारे मूल्य हैं, नैतिकता के मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं। एक बड़ी श्रृंखला मूल्यों की हमें मिलती है। संस्कृत साहित्य में, भारतीय भाषा के अनेक भाषाओं के साहित्य में और हिंदी साहित्य में हम देख सकते हैं कि इन मूल्यों को कविता के साथ, गद्य रचनाओं के साथ और रचनाओं में उपस्थित पात्रों के माध्यम से लेखकों ने, कवियों ने विवेचित किया है। इसलिए साहित्य एक सशक्त माध्यम है मूल्यों के आख्यान का, मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा का, मूल्यों की पुनर्व्याख्या का। वह चाहे विषय और वस्तु के आधार पर हो, वह चाहे संवादों के आधार पर हो, या पात्रों और चरित्रों के आधार पर हो। साहित्य में मूल्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जब इस पर विचार करते हैं तो हमारे समक्ष ये स्पष्ट होता है कि जो मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाए, मानव को मानव बनाए, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से, अपने संबंधों से वह यह सिद्ध करे कि वह मनुष्य है, यह भी एक मूल्य है। पशुवत व्यवहार न करे। और इसी प्रकार जो संस्कृति का निर्माण करें,
यानी सांस्कृतिक विकास में जिनकी भूमिका अत्यंत रचनात्मक हो, जो संस्कृति के प्रहरी हों, जो संस्कृति को गति प्रदान करें, वो भी मूल्य हैं। जो नागरिकों के लिए, मनुष्य के लिए सात्विक जीवन यापन के प्रेरक बने, क्योंकि हम जानते हैं कि सात्विक, राजसी और तामसिक 3 वृत्तियां मनुष्य में रहती हैं। मूल्य वह है जो हमें सत्य का और सात्विकता का मार्ग प्रशस्त करें, जो समाज, परिवार और राष्ट्र को प्राण तत्व प्रदान करें। यानी किसी भी परिवार और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए प्राणपुंज बनकर जो उपस्थित हों, प्राण के आगार बनकर जो उपस्थित हों, वो भी मूल्य है। जीवन में आस्था का दीप प्रज्वलित करें, एक विश्वास, एक शक्ति, एक जिजीविषा जो पैदा करें, वो भी मूल्य है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में जो व्यवहार आत्मसात करता है, वह औचित्य बोध से युक्त हो। उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका विवेक, इसकी सूझबूझ जो हमें प्रदान करें, वो भी मूल्य है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या न करें, इसकी शिक्षा मूल्यों से मिलती है। तुलसी ने कहा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। तो आपात स्थिति आ जाए तो व्यक्ति की परख होती है, धैर्य की, धर्म की, मित्र की, नारी की। तो सुख में और दुख में व्यवहार कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, इसकी तरफ भी मूल्य संकेत करते हैं, जो आंतरिक उन्नयन के लिए प्रेरित करें, जो हमारे उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें, जो हमें उत्कर्ष के लिए अग्रसर होने की शिक्षा दें, हमें औदात्य प्रदान करें, उदात्त तत्व हमारे जीवन में, हमारी जीवन शैली में आ जाए, वो भी मूल्य है। यानी जो लोक कल्याण, जनहित, परहित, राष्ट्रहित का भाव संचरित करें, वो भी मूल्य है। जो ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित करने में मदद करें, वो भी मूल्य है। तो मूल्यों का संसार एक बड़ा संसार है। व्यक्ति के मूल्य व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। मुखिया, परिवार का मुखिया, मुखिया मुखसो चाहिए, उसके मूल्य परिवार या राज्य सापेक्ष होते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए यह बार बार कहा ही जाता है कि आत्मबल हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, स्वाभिमान रखना चाहिए, आत्मनिर्भरता, निर्भीकता, धैर्य, संतोष, संकल्प, सद्भावना, ये सब मूल्य हैं। और ये व्यक्तिगत मूल्य हैं। किसी भी व्यक्ति या मानव के लिए ये मूल्य होने ही चाहिए। ऐसे अन्य अनेक मूल्यों का विवेचन हमारे यहाँ मूल्य मीमांसा में किया गया है। बहुत से सामाजिक मूल्यों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे समाज में रहते हैं तो हमें सद्भावना रखनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, छोटे बड़े, अमीर गरीब, अपने पराये, इन सब के प्रति एक आत्मीयता का, एक सद्भाव का विचार मनोमस्तिष्क में रहना चाहिए। धर्म के संदर्भ में कहा गया कि नवदा भक्ति में नाम स्मरण, कीर्तन, प्रार्थना आदि ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसमें निमग्न होना, आत्मविलय करना, ऐसे तमाम मूल्यों की ओर
संकेत किया गया। नैतिक मूल्यों में कर्तव्य पालन, जो भी एक विद्यार्थी के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में, हमारे सबके कर्तव्य अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग अनुशासनों में, अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, धर्म के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, मित्रता के प्रति, इस तरह बहुत से कवियों ने, लेखकों ने, गद्यकारों ने इन नैतिक मूल्यों पर विस्तृत व्यापक रूप में लिखा है, प्रचुर मात्रा में लिखा है। ईमानदारी एक नैतिक मूल्य है। त्याग, बलिदान, परोपकार, सदाचार, सेवा, शिष्ट व्यवहार, सत्यनिष्ठा, व्यवस्था का सम्मान आदि, ये सारे मूल्य वस्तुतः परंपरा से, भारतीय जो मूल्य परंपरा है, विरासत है, उससे हमें प्राप्त होते हैं। राजनीतिक मूल्य भी हैं। राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, निजी स्वार्थ, निहित स्वार्थ, इनसे ऊपर उठना चाहिए राजनीतिज्ञों को। स्वतंत्रता एक मूल्य है, अनुशासन एक मूल्य है, विजयोपलब्धियों का उल्लास एक मूल्य है। ऐसे ही बौद्धिक मूल्य भी हैं। कल्पना, सृजनशीलता, जिज्ञासा, विवेचना, वैज्ञानिक मनन चिंतन, रचना धर्मिता। इसी प्रकार सौंदर्यपरक मूल्यों की बात भी की गई। संवेदनशीलता, कला प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम। राष्ट्र संबंधी मूल्यों में शाश्वत मूल्य, बदलते मूल्य, सापेक्ष मूल्य, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, इन सब का भी विस्तार से विवेचन किया गया। वस्तुतः जीवन मूल्य अर्जित किए जाते हैं धीरे धीरे। बाल्यकाल से जीवन मूल्य बच्चा लेकर पैदा नहीं होता, वो दूसरों का अनुकरण करता है। आदर्श व्यक्ति, आदर्श चरित्र और आदर्श मान्यताएं, उन सब को वो धीरे धीरे अर्जित करता है। फिर अपने जीवन में उन मूल्यों को आत्मसात करके उनका विकास करता है, उनकी पुष्टि करता है। विकास के तत्वों में जीविका अर्जन एक मूल्य है, भूख का निवारण, प्यास का निवारण, निद्रा, धनेच्छा, शिक्षा, मान मर्यादा, ये सब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि मूल्य जो है वो जीवन में अलग अलग स्थिति की सापेक्षता लिए रहते हैं। कर्म की वृत्ति एक मूल्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कहा भी गया। एक शिक्षक के रूप में, माता पिता के रूप में, संत साधु के रूप में, शासक और नेता के रूप में, साहित्य लोक चिंतक के रूप में, इन सब के संदर्भों में मूल्यों की बात की गई। और हमारे यहाँ तो काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन आदि के संदर्भ में भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को उसकी प्रेरणा बताया गया। इस तरह साहित्य और मूल्यों के संबंधों को जब हम देखते हैं तो बाजारवादी संस्कृति में, उपभोक्ता प्रधान समाज में, जहाँ संवेदना शून्य मानवता एक चिंता का विषय बनती है, उन सब के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो व्यवहार बदल गया, हम स्वार्थ केंद्रित हो गए, धन केंद्रित हो गए। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत समय नहीं दे पा रहे। हम विद्युतीय उपकरणों की दास्ता की ओर अग्रसर हो गए। राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐश्वर्य और वैभव जीवन में प्रधान हो गया, रिश्ते और संबंध हाशिए पर चले गए। हालांकि हम जानते हैं कि जीवन नश्वर है, शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है, मृत्यु अवश्यंभावी है। अंग्रेजी में कहा भी गया, डेथ इज एटर्नल। लेकिन इसके बावजूद हम इस देह से, घर और परिवार से, परिजनों से जब अपने संबंधों का निर्वाह करने लगते हैं
तो उसमें ये भूल जाते हैं कि ये जीवन शाश्वत जीवन नहीं है, यह भी इसकी एक सीमा है। और कबीर ने कहा भी, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई कलई हमारी बार। जाना सबको है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, किंतु फिर भी धन लौलुपता, लिप्सा, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी गाड़ियां और दूसरे के सुख से दुखी होना, ये तमाम बातें इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं कि हमने अपने पारंपरिक मूल्यों को विस्मृत कर दिया है। हम उन मूल्यों की प्रासंगिकता और महत्ता की अनदेखी कर बैठे हैं, और जब तक हमें वस्तुस्थिति का बोध होता है, समझ आती है, तब तक उम्र निकल जाती है। इसलिए बहुत से कवियों ने प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में ऐसे तमाम मूल्यों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। संस्कृत साहित्य तो मूल्यों के साहित्य का आगार ही है। भारतीय भाषाओं में अनेक प्रतिष्ठित रचनाकारों ने गद्य पद्य रचनाओं के माध्यम से इन्हीं मूल्यों की व्याख्या भी की है। मध्यकाल में बिहारी ने लिखा, जम करी मुँह तरि हरि पर्यो, ईद हरि हरि चित लाऊं, विषय तृषा परिहर अजो, नर हरि के गुण गाऊं। हम भूल जाते हैं कि हम यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे सदा सर्वदा उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं, और जब उस यमराज रूपी हाथी को अवसर मिलेगा वो हमें ग्रस लेगा। इस बात को यदि हम अपने मनोमस्तिष्क में रखें, चित्त में रखें, तो शायद हम इस विषय वासना में, लोभ, मोह, लिप्सा आदि में न पड़ें। इसलिए कवि कहता है कि इसको अभी त्याग दो, क्योंकि अंत क्या है इसको याद रखना चाहिए। और नरहरि के गुण गाओ माने भक्ति भी एक मूल्य है। जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, उस सर्वशक्तिमान को सदा सर्वदा स्मरण रखना यह महत्वपूर्ण है। साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए ये कहा गया कि जो हमारे हित के परिरक्षण के लिए निर्मित हो, सहित, वही साहित्य है। ऐसे अनुशासन को, ऐसी साहित्यिक कृतियों और रचनाओं को हम शीर्ष पर स्थान देते हैं। मूल्य शब्द संस्कृत की मूल धातु में यत प्रत्यय के योग से बना, जिसका अर्थ है कीमत अथवा मजदूरी। अंग्रेजी में इसके लिए वैल्यू शब्द का प्रयोग होता है। लैटिन में वैलिरी शब्द के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका अर्थ है सुंदर या अच्छा। व्यावहारिक तौर पर मूल्य वास्तव में मानव जीवन का दिशा निर्देश करने वाले तत्व हैं। एक ऐसा गुण जिससे युक्त मनुष्य समाज में एक श्रेष्ठ और आदर्श नागरिक की तरह जीवन यापन कर सके। वो मूल्य ही थे जिससे युक्त होकर, जिसे आत्मसात करके राम लोकरक्षक बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, कृष्ण लोकरंजक बने और लोकनायक के रूप में विष्णु के ये दोनों अवतार विश्व के समक्ष उपस्थित हुए। समाज में नैतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और व्यावहारिक मूल्यों के प्रति सजगता का भाव ही मूल्य चेतना या मूल्य बोध का भाव कहलाता है। इसलिए साहित्य हमें पाषाण होने से बचाता है, संवेदना से जोड़ता है, सहृदय बनाता है, और साहित्यकार राष्ट्र का और राष्ट्रवासियों का मार्गदर्शक होता है। इसलिए वह साहित्य में कुछ ऐसे मूल्यों की सर्जना करता है जो समाज में नए आदर्शों की प्रतिष्ठा, पुनर्प्रतिष्ठा और पुनर्व्याख्या भी करते हैं। साहित्यकार मूल्यों की प्रतिष्ठा इसलिए करते हैं और इस तरह करते हैं कि साहित्य की निर्मित हमारे हित के परिरक्षण के लिए हो। आने वाली पीढ़ियां जब साहित्य का पठन वाचन करें, अध्ययन करें, तो वो एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मानव बन सकें। समाज और राष्ट्र के लिए, सामाजिकों के लिए
वो अपने सृजनात्मक अवदान को प्रदान कर सकें। इसलिए साहित्यिक निर्मिति की इस प्रक्रिया के दौरान रचनाकार की दृष्टि के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रयोजन सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। एक तरफ कर्ता के समक्ष तुलसी सम स्वांतः सुखाय का भाव रहता है और दूसरी तरफ कालजयी रचनाकार अपनी रचना में सर्वजन हिताय के भाव को साध्य मान लेते हैं और इसलिए कृति का निर्माण भी करते हैं। जब हम मूल्यों के विविध आयामों पर दृष्टि डालते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चतुष्पुरुषार्थ महत्वपूर्ण मूल्य माना गया। हमारे नीति शास्त्र, शास्त्रीय ग्रंथ, वेद पुराण, पौराणिक साहित्य, चरित्र इसके आदर्शवाचक रहे हैं। व्यावहारिक जीवन में किसी भौतिक या जीवंत दृष्टि के महत्वपूर्ण होने पर उसे मूल्यवान और अत्यंत महत्वपूर्ण होने का, अनमोल होने का द्योतक माना जाता है। इसलिए बेमोल तथा कर्म साध्य होने पर अनमोल की उपाधि दी जाती है। इस आधार पर मूल्यों के जो प्रकार गिनवाए गए हैं उनमें मानव मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, नीतिपरक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, चतुष्पुरुषार्थ विषयक मूल्य आदि आदि ये वर्गीकरण किया गया। अब हम आधुनिक साहित्य में जब मूल्यों की अभिव्यक्ति या मूल्यों का प्रतिबिंबन इस पर दृष्टि डालते हैं तो हमें अनेक रचनाकार, गद्यकार, कवि ये मिलते हैं जो भांति भांति के मूल्यों का प्रतिपादन और उसकी पुनर्व्याख्या करते हैं। जैसे महाकवि प्रसाद ने अपने प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त में एक गीत बहुत सुंदर लिखा जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का द्योतक है। भारत की संस्कृति विश्व के देशों की संस्कृति से विलक्षण है, अलग है, अद्भुत है, अतुल्य है। इसलिए प्रसाद कहते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये जो भारत भूमि है, ये जो भारत देश है, यह मधुमेह है, आत्मीयता से आप्लावित है। यह कोई किसी देश से कोई शरणार्थी भी आ जाए तो उसे भी इस देश की माटी अपने आंचल में स्थान देती है। इस देश की पृथ्वी उसे आत्मसात कर लेती है। तो यह जो परहित लोकहित का, सर्वहित का भाव है, यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक मूल्य के रूप में स्थापित होता है। भारत के नवका प्रभा पूर्व सूर्य शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य अस्मित आज रे तमस्तूर्य दिव मंडल उर्के आसन पर शिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान है उर्मिल जल निश्चल प्राण पर शतदल। तुलसीदास नाम की सुंदर रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को उद्घाटित किया। राष्ट्रीय मूल्यों के संदर्भ में भी हमारे कवि, हमारे गद्यकार अपने सरोकारों को व्यक्त करते हैं। बहुत से कवि राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों के व्यंजक बने। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने ऐसी अनेक कविताएं हमें प्रस्तुत की। माखनलाल चतुर्वेदी जो इसी काव्यधारा राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की कविता की जो धारा है उसके प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, वही माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। गुरु गोविंद सिंह ने भी वरदेव सिवा शुभ कर्मन ते कबहू न टरो ये कहा, जब आयु की औधि निदान बने रण में ही तब मैं जूझ मरो। ये जो चेतना है, ये जो भाव है, ये जो बोध है कि मातृभूमि जो है वो सर्वोपरि है, उस मातृभूमि के लिए इस देश के नागरिक आत्मदान बलिदान करने को सदा सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं। ये भावना
एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के मूल्य को की द्योतक बनती है। सुभद्रा कुमारी चौहान भी इसी धारा की प्रसिद्ध कवित्री हैं, जो इसी राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक बोध के मूल्यों की प्रतिष्ठा अपनी कविता के माध्यम से करती हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी के बहाने कवि ने देशवासियों को, भारतवासियों को इस मूल्य का संचरण किया कि हम अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए आतताइयों से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की बलि भी दे दें तो वह भी कम है। इस तरह मित्रों, हम देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के मूल्यों को आधुनिक युग के कवियों ने, गद्यकारों ने अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। इस विषय को अभी यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।